हेलो बच्चों, माय नेम इज पवन बरनवाल और आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक, ग्रेविटेशन एक्चुअल में ये ग्रेविटेशन है क्या? किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टीज जिससे वो किसी अदर ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है या दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा खुद पे एक अट्रैक्शन फोर्स फील कर पाता है, उस चीज को बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक, एक्चुअल ग्रेविटेशन डिपेंड करता है मास पे। मास के बारे में आप लोगों ने छोटे क्लास में 9th में 10th में पढ़ा भी होगा। मास एक्चुअल में है क्या? क्वांटिटी ऑफ मैटर in the body is called mass। ये 9th मॉडर्न फिजिक्स में इसकी डिफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में इसकी डिफिनेशन हो जाती है मास इज नथिंग, मास कुछ नहीं बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास एक्चुअल में कुछ नहीं है लेकिन क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक, जैसे कि एक बहुत फेमस फॉर्मूला है आइंस्टीन का, E = mc²। जहाँ क्या एनर्जी है, m ऑब्जेक्ट का मास है और c लाइट की स्पीड है। ठीक, अगर हम मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास 30 kg है, ठीक, ये आप कर देते हैं कितना एनर्जी आता है। ठीक, 30, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ रखते हैं 3 × 10⁸ जूल। मतलब एक 30 kg के मास के ऑब्जेक्ट में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक, एक मास का एक और होता है, मास का एक और डिफिनेशन होता है जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ग्रेविटेशन में मास का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है मास किसी चीज की वो प्रॉपर्टीज है जो किसी अदर पे या अपने ऊपर अट्रैक्शन फोर्स या तो फील करता है या किसी अदर ऑब्जेक्ट पे लगाता है। ठीक, तो मास ये है, मास की यूनिट केजी होती है, ऐसा यूनिट। ठीक, अब चलते हैं ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बातें कही। ग्रेविटेशन एक्चुअल में है क्या? एक अट्रैक्शन फोर्स जो किसी अदर ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए या अदर ऑब्जेक्ट का अपने ऊपर फील किया जाए। ठीक, न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2, तो इनके बीच जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो F प्रोपोर्शनल m1 और m2 के होगा। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा इसने बोला कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस r है तो फोर्स इनवर्सली स्क्वायर होगा डिस्टेंस से। ठीक, अगर इनको साथ मिलाते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ठीक, जैसा कि हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, और इक्वल का आता है तो इक्वल g m1 m2/r²। अब ये g क्या है? g = यूनिवर्सल
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक, G की, और ये कांस्टेंट होती है, चाहे आप कहीं जाएं G, कैपिटल G की वैल्यू कहीं नहीं चेंज होने वाली, ठीक। इसकी यूनिट निकालते हैं यहाँ से, F इक्वल टू यहाँ से निकालते हैं G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। हमें पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, G की नहीं पता क्योंकि G की निकालनी है हमें। मास की यूनिट kg होती है, 2 मास है तो 2 kg अपॉन डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, यानी मीटर स्क्वायर, ये इधर आई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये kg स्क्वायर हो गया, ठीक। अभी इधर आया तो kg स्क्वायर अपॉन G, मतलब G की यूनिट आई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये कैपिटल G की वैल्यू है और इसका यूनिट है, और ये यूनिवर्स में कहीं चले जाइए इसकी वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी, आपको कहीं नहीं बदलेगी, ठीक। अब आते हैं फिर अपने न्यूटन पे। तो न्यूटन ने एक फार्मूला दिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 2 मास के प्रोडक्ट के इक्वल और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन का, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं क्या होता है। पहला, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। डिपेंड है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से यहाँ लाया, ठीक, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ठीक। हमें मैटर नहीं करता ये ऑब्जेक्ट कहाँ से घूम के आया हो, मैटर नहीं करता, इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। पहला तो ये कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक, ऑलवेज अट्रैक्शन पे काम करता है, ठीक। हाँ, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा ये पॉइंट मास पे काम करता है, पॉइंट मास या स्फेरिकल मास, मतलब गोल ऑब्जेक्ट पे ही न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ फॉलो होता है, ठीक, सिर्फ न्यूटन का। इसका ये मतलब नहीं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, चाहे हम हो चाहे ये रोड हो, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है, अगर इसका मास बढ़ेगा तो इसका फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक। अब आते हैं, ठीक। अब सस्पेंस ये बनता है कि अगर अर्थ क्या है, अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे हमें उसने सब चीजों को अपने ऊपर बांध के रखा है, ठीक। हम भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, वो भी हम पे लगा रहा है, अर्थ भी लगा रही है। तो डाउट ये बनता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी अदर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं तो उसे हम अपनी तरफ खींच क्यों नहीं पा रहे, ठीक। चलिए इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। अगर हमने 2 मैग्नेट लिए, 2 मैग्नेट, अगर ये एक दूसरे के फील्ड में आएंगे तो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे या रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, अभी अट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम इन दोनों मैग्नेट को एक बड़े मैग्नेट के ऊपर रख दें, ठीक, तभी एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, लेकिन इनके फोर्स के आगे इनका फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा,
ऐसा नहीं है कि दो एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब बड़े मास का मैग्नेट इनके सामने आया तो इसके फोर्स के सामने इन दोनों का फोर्स नेगलेक्ट हो गया। अभी भी फोर्स लग रहा है लेकिन इसका फोर्स मैक्सिमम है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ठीक, तो ऐसे ही से मान लिया दो ऑब्जेक्ट है यार, ये ऑब्जेक्ट इस पर अटैक कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस पर अटैक कर रहा है, लेकिन अर्थ के मास, अर्थ का मास बड़ा होने के कारण इसने हम दोनों को बांध रखा है और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी ग्रेविटी फोर्स के चलते हमारा लगभग नेग्लिजिबल, मतलब कंसीडर नहीं किया जाता। चलिए अब पढ़ते हैं जी क्या है। स्मॉल जी की एसआई यूनिट होती है मीटर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी एक्चुअल है क्या? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकते हैं या डाउनवर्ड छोड़ते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन लगता है डाउनवर्ड। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसको हमने नीचे छोड़ा तो इस पे डाउनवर्ड एक फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन जनरेट होती है, इसको बोलते हैं F इक्वल टू ma। ये एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की चलती हुई है इसी को ही बोलते हैं स्मॉल जी। मतलब एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के द्वारा प्रोड्यूस होती है उसको ही बोलते हैं ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी। ठीक, तो जी एक्चुअल में क्या है? जी एक्चुअल में क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे आता है तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी की यूनिट भी मीटर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक, ये स्मॉल जी की वैल्यू सिर्फ अर्थ तक ही रहती है, अर्थ के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, इसकी वैल्यू कंसीडर नहीं होगी क्योंकि अभी देखते हैं आगे। चलिए इसको जानने के लिए हम आगे चलते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन निकालते हैं। कैपिटल जी में रिलेशन यहां से क्लियर हो। ठीक, चलिए हमने मान लिया ये कोई m मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक, उसे अर्थ पे रखा गया है। ठीक, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा गया है तो डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, ड्यू टू ग्रेविटी F इक्वल टू ma, और चूंकि यही ग्रेविटी होती है स्मॉल जी होती है तो F इक्वल टू mg। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड एक फोर्स लगता है जो mg के इक्वल होता है। ठीक, अब हम यहाँ अगर हम अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और डिस्टेंस इसका रेडियस r मान लें, ठीक, और अर्थ का मास कैपिटल M मान लें तो क्या होगा? यहाँ इसका फोर्स कितना होगा? ठीक, चूंकि सेंटर से फोर्स लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के केस में ये इतना छोटा होता है ना कि इसको नेगलेक्ट मानते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले तो F इक्वल टू कैपिटल G। ठीक, पहले ऑब्जेक्ट का मास मतलब अर्थ का मास, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये पार्ट है। अभी ये भी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, ये फोर्स भी ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। तो अगर हम इस दोनों को इक्वल कर देते चूंकि रख सकते हैं, अगर A इक्वल टू B है और B इक्वल टू C है तो ऑलरेडी A इक्वल टू C हो जाता है। ठीक, इसको और इसको हम क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। ठीक, तो mg इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m r स्क्वायर। ठीक, चूंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो m स्मॉल m से स्मॉल m कट गया और g इक्वल टू आ गया g m अपॉन r स्क्वायर।
मतलब डिपेंड नहीं करता कि अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना बड़ा, एक 2 किलो का मास का ऑब्जेक्ट भी उतना ही तेज गिरेगा, एक 20 किलो का मास भी उतना ही तेज गिरेगा। मतलब जी स्मॉल जी होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर